Hello students, welcome back once again to my 6th video lecture in important questions. Okay, in my previous video lecture, we have discussed some objective question and subjective questions regarding unit 1 and unit 2. Now I am here with unit number 5, that is from vocabulary and grammar portion. Okay, so here are some questions regarding grammar section. Okay, so let's start one by one, and these are very important for your examinations. Revise and learn each topic. Okay, so let's start with question number 1. What is written here? Which prefix is added to form antonym of the given word stabilize? कहता है कौन सा वर्ड, कौन सा प्रीफिक्स लगाया जाए इस वर्ड के पहले ताकि ये वर्ड एंटोनिम बन जाए। हमें क्या फॉर्म करना है माय डियर? एंटोनिम फॉर्म करना है। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट फॉर्म करना है। ओके, स्टेबलाइज का अपोजिट क्या होता है? डी स्टेबलाइज। तो डी पहले रख देंगे, डी पहले रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका अपोजिट बन जाएगा। डी स्टेबलाइज मतलब किसी चीज को स्टेबलाइज करना, मतलब स्थिर करना, स्थिर अवस्था में रखना। डी स्टेबलाइज मतलब उसको सेटल नहीं करना, है ना? तो डी स्टेबलाइज सही हो जाएगा। और ये प्रीफिक्स होता क्या है? किसी भी वर्ड के आगे लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे हम बोले एम्प्लॉयड, इसके आगे हमने लगा दिया अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, एम्प्लॉयड मतलब जिसको रोजी रोटी है, जिसका रोजगार है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। टेंस इज, टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था टेंस क्या होता है। टेंस का डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ बीइंग एक्शन। मतलब कहीं ना कहीं ये वर्ब के फॉर्म और टाइम को हम पढ़ते हैं इसमें, है ना? तो बताइए उससे रिलेटेड क्या है? ये पहला ऑप्शन में केवल टाइम बोला है। क्या केवल टाइम की अध्ययन हम लोग टेंस में करते हैं? नो, द आंसर मस्ट बी नो, बिकॉज हम लोग वर्ब के फॉर्म को भी पढ़ते हैं, है ना? कौन सा? V1, V2, V3, V4, V5, है ना? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, और अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन आवर कंसेप्ट ऑफ टाइम, कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्ब। व्हाट वी स्टडी माय डियर? हम लोग टाइम के कंसेप्ट को और वर्ब के फॉर्म को ही पढ़ते हैं। दैट मीन्स सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, SON रूल रिलेटिंग टू चेंज ऑफ रिपोर्टेड सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर। इसका मीनिंग क्या हुआ? रिपोर्टेड सब्जेक्ट मीन्स मैंने बताया था आपको कि रिपोर्टेड स्पीच और एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना? तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी पर्सन होता है उसको अगर चेंज करना है तो मैंने 3 रूल्स बताए थे। एक बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दीजिए, एक को बताया था ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दीजिए, और एक में बताया था नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो बताइए SON का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट के अनुसार, S मतलब, O मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, और N मतलब नो चेंज। तो बताइए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज बिल्कुल सही ऑप्शन। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं, देखिएगा तो पहला में ही गलत मिल जाएगा। सिंगुलर लिखा हुआ है, यहां पर भी सिंगुलर लिखा हुआ है ना? सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के एग्जिस्टेंस में जो विश्वास रखता है, जिसको भगवान में आस्था हो, उसको क्या बोलते हैं? थेइस्ट। और जिसको नहीं आस्था हो उसको क्या बोलते हैं? अथेइस्ट। मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के कुछ नोट्स वगैरह आपको दिए हैं, उसको याद कीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग को ये बनाने में कोई परेशानी ना आए, है ना? इसमें क्या हो जाएगा? थेइस्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें अथेइस्ट पढ़ा होगा, अथेइस्ट। तो अथेइस्ट कब होगा? जब यहां पर मैं लगा दूंगा डज नॉट, अ मैन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अगला है वन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब पूरे मानव जाति से ही जिसको नफरत हो। ऐसा कौन होगा? पूरे मानव जाति से ही जिसका नफरत हो, उसे क्या बोलते हैं? मिसंथ्रोप। क्या बोलते हैं? मिसंथ्रोप। ये सब आप याद करेंगे, आपका ये मैंने नोट्स में आपको भेज रखा है, आप उसको देखेंगे जरूर मिलेगा। एगोनी,
एगोनी का मतलब क्या होता है? दुख, तकलीफ, पीड़ा। दुख, तकलीफ, पीड़ा, ये सभी एगोनी का मतलब है, दर्द, है ना। तो बताइए पेन सही है। मिजरी मतलब ही होता है दुख, जो दुखी रहता है, जो गरीब रहता है, परेशान रहता है ना, उसको भी बोल सकते हैं। उसको भी तो परेशानी होगी, उसको भी तो तकलीफ होगी। डिस्ट्रेस मतलब चिंता, चिंता भी एक दुख है, तकलीफ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एगोनी का तीनों मीनिंग निकल रहा है। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में। द स्पीकर्स स्टेटमेंट इज रिपोर्टेड यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज विथ एग्जैक्टली द सेम मीनिंग इन केस ऑफ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, सब कोई को बाउंस कर गया होगा, सर ये क्या पढ़ दिए फटाफट, है ना। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। द स्पीकर्स स्टेटमेंट इज रिपोर्टेड, किसी भी स्पीकर का स्टेटमेंट रिपोर्ट किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि सुनो बच्चों, तुम लोग को ये याद कर लेना है, तो तुम जाकर घर पर बोलोगे मम्मी मम्मी, पापा पापा, सर ने बोला है कि इसको याद करना है ना। तो मेरे कही हुई बातों को आपने क्या किया? रिपोर्ट किया, है ना। तो कही गई बातों को स्पीकर के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करके, ठीक ना। और मीनिंग सेम रहना चाहिए। मीनिंग क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो कौन सा केस में ऐसा होता है माय डियर? जैसे जो बोला वही कहना। जैसे मैंने बोला, सर ने बोला कि तुम जाओ बाहर, तुम बाहर चले जाओ। इसका मतलब कौन बाहर चले जाओ? मैं बाहर चले जाऊं। आप अगर किसी दूसरे से बोलिए कि सर ने बोला तुम बाहर चले जाओ, तो वो क्या समझेगा कि हम बाहर चले जाए? आप क्या बोलेगा? सर ने बोला है कि मैं बाहर चला जाऊं, है ना। तो वहां पर तुम के जगह पर आपने क्या बोल दिया? मैं। क्या बोल दिया? मैं। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को, यानी सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, जो कि मैंने आपको बताया था। तो कहने का मतलब जब भी आप बदल कर किसी चीजों को बोलते हो, स्पीकर्स के रियल वर्ड्स को ना बोलकर आप अपने अनुसार बदल कर बोलते हो, लेकिन मीनिंग सेम रहता है, वैसे केस में वो कौन सा केस बन जाता है माय डियर? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच में रियल वर्ड्स आर स्पोकन, एंड इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ा सा उसको घुमाकर बोला जाता है, लैंग्वेज चेंज करके, लेकिन मीनिंग सेम रहना चाहिए, है ना। और इन्वर्टेड कॉमा वगैरह को हटा दिया जाता है। वर्ड टू क्या है? मैंने आपको अच्छे से लिखवाया था। वर्ड टू एक एडवर्ब है। क्या है माय डियर? एक एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है मोर देन एनफ, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन एडेक्वेट। अब हम लोग आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। विच सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम फ्लॉज? अब ये फ्लॉज क्या होता है सर? फ्लॉज मतलब होता है मिस्टेक। कौन सा ऐसा सेंटेंस आपको दिख रहा है जिसमें मिस्टेक्स नहीं है? इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन डील करूं, मैं आपको ये बता दूं, जो भी क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और उनका मैं रिपीट करवा रहा हूं। उनको मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एराइज हो सकते हैं, इन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। वहां पर लिखा गया है इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपका लिया जा सकता है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और जो भी क्वेश्चन मैं लिखा हूं उसको भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो काफी मदद मिलेगी, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस बिना मिस्टेक का है, मतलब जिसमें मिस्टेक्स नहीं है, नो एरर। कौन सा सेंटेंस में कोई एरर नहीं है? अब बताइए, मैरी के साथ, मैं आपको बता दूं, मैरी के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। अगर मैरी के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, जैसे मैंने बताया था कभी कभी होता है तो टू का यूज होता है ना। तो वो दूसरा सेंटेंस का पैटर्न रहता है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्लास में। अभी फिलहाल ये जानिए, मैरी के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस रहे और मैरी का अगर वर्ड यूज किया जाए, उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अच्छा माय डियर, आपने फिल्म वगैरह देखते होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि एक लड़का एक लड़की को, या लड़की एक लड़का को क्या बोलता है? विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। वहां पर आप क्या सुनते हो? विल यू मैरी विथ मी, विल यू मैरी टू मी, विल यू मैरी बाय मी, ऐसा सुनते हो, या सिर्फ सुनते हो विल यू मैरी मी? यानी डायरेक्ट मैरी के बाद मी आ गया, बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आया, नहीं ना आया। तो इसीलिए यहां पर भी सोनम मैरिज विथ मोहित, यहां पे विथ जो है ये आ गया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें एरर है। हमें वैसा सेंटेंस चुनना है जिसमें एरर नहीं है। थर्ड ऑप्शन में भी देखें तो नाइदर के साथ मैंने बताया था कि नॉर का यूज होता है,
यहाँ पे तो मैंने नॉट यूज कर दिया है। मैंने आपको दो सेक्शन बताए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आइदर के साथ और लगाना और नाइदर के साथ नॉर लगाना। तो यहाँ पर तो नॉट लगा दिया, इसमें भी एरर है। हमें तो वैसा सेंटेंस चुनना है जिसमें एरर नहीं है। अब अगर चौथे ऑप्शन में आए तो आई के अनुसार यहाँ पर हैज नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा। इसमें भी आपका एरर है। अब ये आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हु के अनुसार हैज लगा है, नहीं, ये हैज जो है आई के लिए आया है माय डियर। क्यों? क्योंकि कमिट करने का हैज क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब है दैट मींस हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब किसके लिए आया होगा, सब्जेक्ट के लिए आया होगा। तो ये कमिट करने का, गलती करने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है कि आई कर रहा है? इट इज आई, यह मैं हूं, इट इज आई, मैंने गलती की है। तो यहां पर गलती करने का काम आई कर रहा है, इसलिए इसके अनुसार ही वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, ना कि उठपटांग किसी के अनुसार लगा देंगे, है ना। तो यहां पर तो हैव आना चाहिए था आई के अनुसार। चलिए अब बच गया मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यही सही आंसर होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। रिसेंबल का के साथ हमेशा विथ का यूज करना, याद कर लो, रिसेंबल के साथ हमेशा विथ का यूज करना। रिसेंबल मतलब होता है एक जैसा दिखना। जैसे बोलते हो ना, जैसे बेबी जन्म लेता है, अरे बिल्कुल अपने पापा पे गया है ना, ही रिसेंबल्स विथ हिज फादर, या इट रिसेंबल्स विथ हिज फादर, है ना। अरे तुम तो अपने मम्मी पर गई हो, यू रिसेंबल विथ योर मदर, यू रिसेंबल विथ योर मदर, है ना, एक जैसा दिखना। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। एन एक्टिव सेंटेंस कांट बी चेंज्ड। एक्टिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जो एक्टिव वॉइस में होते हैं। आपको कभी कभी ये क्वेश्चन आ भी जाएगा कि बताइए कि वो सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है उसे कैसा सेंटेंस बोलते हैं, तो एक्टिव सेंटेंस। एंड वो सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में उसको कैसा सेंटेंस बोलेंगे, तो पैसिव सेंटेंस बोलेंगे, सिंपल। तो एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। कांट, कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जब ये नहीं किया जा सकता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया था 4 टेंस में नहीं किया जा सकता है। कौन कौन माय डियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और साथ ही साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट, है ना। तो कहने का मतलब है परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। फ्यूचर परफेक्ट में तो किया जा सकता है, ये गलत है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। इसका मतलब ए और सी दोनों सही है। डायरेक्ट आंसर आप डी पर टिक लगाएंगे, डी वाला आंसर आपका सही है। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में, रिमूव टू। रिमूव टू मैंने आपको बताया है, रिमूव टू क्या होता है। टू एक एडवर्ब है जिसको हटाकर सेंटेंस बनाते हैं और मीनिंग सेम रखना है। मीनिंग क्या रखना है? सेम रखना है। अब इसका मीनिंग पहले निकालता हूं मैं। शी इज टू ऑनेस्ट टू बी अ सक्सेसफुल वोमैन। कहता है कि वह इतना बहुत ज्यादा, टू का मतलब क्या होता है? मोर देन एनफ, जरूरत से ज्यादा ईमानदार है सक्सेसफुल वोमेन होने के लिए। जितना ईमानदार होना चाहिए ना, उससे बहुत ज्यादा ईमानदार है वो। मुझे नहीं लगता कि वो एक सक्सेसफुल वोमेन बन सकेगी। जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाने पर वो भी हानि करता है। अब कोई कहता है कि रे भाई खूब प्रोटीन लेना, तुम्हारा बॉडी मजबूत होगा। अब प्रोटीन की जगह क्या 2 लीटर दूध डेली पी जाइएगा या 3 लीटर पी जाइएगा। देखो मैं 3 लीटर दूध पी गया, वो पचेगा ही नहीं। कहने का मतलब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा लेने पर हानि करेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वो इतना ईमानदार है कि सक्सेसफुल नहीं हो सकती। मतलब एक सक्सेसफुल वोमेन होने के लिए काम भर ईमानदार रहना चाहिए। आप अगर दुकानदारी कर रहे हो और जरूरत से ज्यादा ईमानदार बनोगे तो क्या बिजनेस कर पाओगे? बिजनेस कर पाओगे? सक्सेसफुल हो पाओगे? यहाँ पर नहीं हो पाओगे। अब जैसे कोई दुकानदार है, कहे कि अरे मैंने तो इतना ही में खरीदा है, क्यों ज्यादा फायदा कमाऊं यार, थोड़ा 1 रुपया फायदा कमा कर बेच देता हूं। तो क्या वैसे केस में आप कभी भी सक्सेस करोगे? नहीं करोगे। तो यहाँ पे कहता है कि सी इज सो ऑनेस्ट, वो इतना ईमानदार है, दैट सी कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल वोमेन, कि वो सक्सेसफुल वोमेन नहीं हो सकती है ना। जैसे मैंने बोला ही इज टू डल टू गेट गुड मार्क्स, तो बोलेंगे ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। वो इतना कमजोर है कि अच्छा मार्क्स नहीं पा सकता। वो इतनी ईमानदार है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सी कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल वोमेन। ओके,
मैंने आपको इसका डिटेल सारा रूल आपके नोटबुक में मैंने लिखवा रखा है, वो आपको निकाल कर देखना है ताकि और भी बातें क्लियर हो जाए। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कौन सा फॉलो किया जाता है? V1 वर्ब को फॉलो किया जाता है। कौन सा मॉडल में वर्ब आता है माय डियर? V1, याद रखना। परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब आता है? V3, मैंने आपको बता रखा है। स्ट्रक्चर मैंने सारा स्ट्रक्चर टेंस का लिखवा रखा है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिखना है निगेटिव में क्वेश्चन बनाकर। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, फिर से उसको देख लो कि मैंने बताया था कि सबसे पहले आप किसी भी स्ट्रक्चर को लिखने के लिए सेकंड वाले स्ट्रक्चर लिखेंगे। फर्स्ट और सेकंड आपको याद रहना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। बाकी स्ट्रक्चर आपके सेकंड वाले से बनेंगे। सेकंड वाला स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं पहले, डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें? डिड। डिड को मैंने बाहर निकाला। मेरे पास क्या क्या बच गया? डिड को छोड़कर इसको तो बाहर निकाल दिया। बच गया सब्जेक्ट, बच गया नॉट, बच गया V1। नॉट चाहिए था हमें क्योंकि निगेटिव चाहिए था, इसलिए नॉट रखेंगे। अगर केवल क्वेश्चन रहता तो नॉट भी यहां से हटा देते, है ना। इसलिए मेरा स्ट्रक्चर यहां पर लिखा गया है जो कि सामने है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है? देखो AD एड VER वर्ब, मतलब कहीं ना कहीं ये वर्ब में कुछ ऐड करेगा। तो वर्ब में तो ऐड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी कुछ ऐड करता है ना। इसको भी ध्यान में रखेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी ये ऐड करता है। ऐड करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बोला ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। इसके मीनिंग को बता रहा है, दौड़ना कैसे दौड़ रहा है, दौड़ना के बारे में बता रहा है कि दौड़ने का स्पीड कैसा है, तो बहुत फास्ट है। वह चलता कैसे है? ही वॉक्स केयरफुली, चलने का काम कैसे हो रहा है, मतलब चलने के बारे में बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एडवर्ब हो गया, केयरफुली, समझे। ये कहीं ना कहीं वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के भी बारे में बताता है और एडवर्ब के भी बारे में बताता है। खैर अभी आप इतना क्वेश्चंस को नोट करें और इसको समझने का फिर से आप वीडियो को बार बार देखें और समझने का प्रयास करें कि सर ने जो बताया क्या मैंने इसको डिकोड कर पाया या नहीं। तब तक आप इसको डिकोड करें कम्युनिकेशन स्किल्स की भाषा में, और इसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में लेकर आऊंगा। तब तक आप इसको नोट करें, मैं तुरंत ही आगे की क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। चलिए आप लोगों ने लिखा, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। अ क्वेश्चन टैग इज प्लेस्ड, क्वेश्चन टैग कहाँ पे होता है? जैसे मान लो कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस को, किसी भी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदल देना, है ना। जैसे मैंने बोला कि आई एट डोंट आई एट डोंट आई, ये हमारा क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग कहां पर लगा? आप देख रहे हो लास्ट में लगा, फाइनल में लगा, एंड में लगा, है ना। मैंने क्वेश्चन टैग आपको अच्छे से बताया है। ये कंफर्म करना होता है कि कोई भी एक्शन हुआ या नहीं, या कोई भी स्थिति हुई या ऐसा नहीं हुई, या ऐसा है या नहीं। जैसे तुम कल आओगे ना, ये क्या हुआ? क्वेश्चन टैग हुआ अपने आप में। मतलब किसी भी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना, स्टेटमेंट को क्या करना? कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके अपने जो कंफ्यूजन है उसको क्या करना? दूर करना, है ना। तो ये लास्ट में लगता है एट द एंड। सी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। V5 का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाने से V5 होता है। हेल्प द पुअर, इसका पैसिव वॉइस करना है। पैसिव वॉइस का मतलब मैंने अच्छे से क्लास में बताया है। अगर कोई भी ऐसा काम जो इंपरेटिव सेंटेंस हो और कोई भी ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस हो जो सबके लिए वैलिड हो, सबके लिए जो है वैलिड हो, सबको इसको करना है। जैसे पुअर की मदद किसको किसको करनी चाहिए? हमको, आपको, सबको। ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा करना मेरा धर्म है, ड्यूटी है। तो ऐसा अगर आ जाए तो शुड का यूज करना ज्यादा बढ़िया होता है। जैसे लव योर कंट्री, लव आवर कंट्री, लव योर कंट्री, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, सबको प्यार करना चाहिए, ठीक है। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड कैसे बना?
इसके लिए मैंने आपको बताया है कि हमेशा भी3 का यूज किया जाता है, और जब भी शुड आ गया तो ये एक मॉडल्स आ गया, और मॉडल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का यूज करते हैं, है ना। क्यों बी का यूज करते हैं? क्योंकि मॉडल्स के बाद भी1 का यूज होता है, और हमें तो चाहिए भी3 पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, तो एक भी1 के बदले हम लोग बी डाल देते हैं, है ना। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर और आकर्षक। जैसे योर ड्रेस इज वेरी एलिगेंट, तुम्हारा ड्रेस बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल तो मिस होता है सुंदर और आकर्षक, ग्रेसफुल तो सिनोनिम हो जाएगा, ब्यूटीफुल भी सिनोनिम्स हो जाएगा। अगली मतलब होता है कुरूप, दिखने में बिल्कुल कुरूप लग रही है। जैसे सी इज एलिगेंट, वो दिखने में बहुत सुंदर है, सी लुक्स एलिगेंट। सी लुक्स अगली, वो दिखने में बहुत बदसूरत है, तो अगली, अगली इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आर्टिकल आपको चुनना है करेक्ट यूज किसमें हुआ है, एरो दिया हुआ है, इसमें से आपको करेक्ट आर्टिकल्स यूज किया हुआ सेंटेंस चुनना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सेंटेंस। अ सोसाइटी इज नेसेसरी फॉर ऑल, एक सोसाइटी सभी को जरूरत है। कभी भी अपने समाज में एक सभी को एक समाज की जरूरत है, एक सोसाइटी की जरूरत है। सोसाइटी रहने से क्या होता है? आपस में डिस्कशन होता है, कोई भी चीज जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद ले सकते हैं। तो अ सोसाइटी मतलब सभी को, ये सोसाइटी ऐसा नहीं कि कोई खास सोसाइटी चाहिए, एक सोसाइटी होना चाहिए। अ हाउस इज नीडेड फॉर एवरीवन, एक घर होना चाहिए। अब घर का मतलब ये नहीं कि पूरा टाइल्स मार्बल लगा हुआ पूरा महल होना चाहिए, एक घर होनी चाहिए, एक छत होनी चाहिए सभी को रहने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब एक सोसाइटी मतलब किसी भी टाइप का सोसाइटी होना चाहिए। द सोसाइटी ऑफ आवर्स, हम लोगों का सोसाइटी। अब माय डियर यहाँ पर द लग गया, एक बार सोसाइटी में हमने अ लगाया और एक बार सोसाइटी में हमने द लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाइड कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। कैसे स्पेशल बना दिया? स्पेशलाइज कर दिया, ये आवर्स इसको स्पेशलाइज कर दिया। हम लोगों का सोसाइटी। द वाटर ऑफ दिस रिवर, नॉट ऑल वाटर, दिस रिवर नॉट ऑल रिवर्स, इस रिवर का पानी की बात हो रही है इसलिए द वाटर हो गया। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर सभी को जरूरत है, लाइफ को जीने के लिए वाटर जरूरी है। अब कैसा पानी, कहाँ का पानी, मैंने ये नहीं बताया, केवल पानी बताया। लेकिन मैंने बोला द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस रिवर का पानी, मतलब पानी को क्या कर दिया? एक स्पेशलाइज कर दिया, एक लिमिट दे दिया कि इसी नदी का पानी की बात हो रही है। द रूम ऑफ दिस हाउस, सारे रूम की बात नहीं हो रही है दुनिया में जितने हैं, इस घर की जो रूम है उसकी बात हो रही है। उसी तरह से यहाँ पर सारी सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, हम लोगों का जो अपना सोसाइटी है उसकी बात हो रही है। बहुत ही हेल्दी है ना। तो यहाँ पर भी द सही है, तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। 21 नंबर में आते हैं, 21 नंबर। द वर्ब फॉर्म ऑफ बिलीफ इज, बिलीफ मतलब होता है विश्वास, बिलीफ मतलब क्या होता है? विश्वास। ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इस नाउन को हमको वर्ब में चेंज करना है, विश्वास करना। तो विश्वास करना का क्या होता है? बिलीव। क्या होता है? बिलीव। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। द निगेटिव क्वेश्चन इसका बनाना है। ये जो सेंटेंस दिया है ना माय डियर, यहाँ पे इसका आपको निगेटिव क्वेश्चन बनाना है। तो मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन बनाना रहे हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, मैंने रखा भी, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दिया है। उसके बाद फिर क्या बचा यहाँ पर? वाज को जब हम आगे रख देंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा। और ये नॉट कहाँ से आया माय डियर? मैंने बताया था आपको कि जब भी नॉट का स्थान हो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, बट इन क्वेश्चन सब्जेक्ट कम्स, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कम्स आफ्टर सब्जेक्ट। याद रखिएगा माय डियर, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है ना। नॉट कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ऐसा केवल सिंपल सेंटेंस में होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं, जैसे ही डिड नॉट कम, यहां पे नॉट कहां आया? हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट जनरली कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, बट इन क्वेश्चन दिस नॉट विल कम आफ्टर सब्जेक्ट। लेट्स सी, डिड ही, अब यहां पर नॉट आ जाएगा। देखिए डिड को हमने आगे रख दिया तो क्या क्या बचा? ही बचा और नॉट बचा। डिड यहां से हट गया तो क्या बचा? ही, और डिड को मैंने आगे रखा, ही और नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आ गया। मतलब किसी भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन था मेरा? वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ जैसे ही लिखे तो हम लोग नॉट भी लिख दिए,
क्योंकि हमें निगेटिव भी चाहिए था। उसके बाद जैसा सेंटेंस था वैसा उतार दिया हमने। चलिए, कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन दो शब्दों को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंसेज को, या दो से ज्यादा क्लॉज या दो से ज्यादा सेंटेंसेज को जोड़ता है। तो यहां पर केवल कहता है कि दो ही वर्ड को जोड़ेगा, नहीं, ये गलत है। जैसे कैसे? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। राम, श्याम एंड मोहन। अब बताओ माय डियर, ये एंड वर्ड जो है एंड कंजंक्शन का काम करता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये कंजंक्शन किसको किसको जोड़ रहा है? दो वर्ड को जोड़ रहा है, दो वर्ड को जोड़ रहा है, नहीं ना, तीन वर्ड को हो गया ना। तो यहां पर तो कहता है केवल दो ही वर्ड को जोड़ता है, ये तो गलत हो गया। ये तो टू और मोर वर्ड्स, ये सही हो गया, दो या दो से ज्यादा, मोर वर्ड्स, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, बी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, द मिसमैच पेयर फॉर। मिसमैच जो बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल अलग है। आर्टिकल्स के लिए ए एंड आएगा, ये तो बिल्कुल सेम है। सिंटेक्स का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था ना। प्रोनाउन में एंड इफ और अनलेस आएगा। अभी मैंने बताया कि एंड तो एक कंजंक्शन है, तो ये प्रोनाउन कैसे बन सकता है? प्रोनाउन तो ही, सी, इट, दे होता है। यहाँ पर यही मिसमैच हो जाएगा, ये मैचिंग ठीक नहीं है। ये सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन 25 नंबर में। फिर से रिमूव टू करना है, टू को हटाना है। पहले इसका सेंस समझेंगे। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, मतलब ट्री इतना ज्यादा ऊंचा है कि उसको क्लाइंब नहीं किया जा सकता। द ट्री इज सो हाई दैट, कौन नहीं क्लाइंब कर सकता? यहां पर तो सब्जेक्ट दिया नहीं, यहां पर तो सब्जेक्ट दिया नहीं कि वह नहीं कर सकता, कि वह नहीं कर सकता। जब सब्जेक्ट नहीं दिया कि क्लाइंब करने का काम कौन करेगा, तो वन डालेंगे। क्या डालेंगे? वन। द ट्री इज टू सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। और जैसे मैंने बोला, द वेदर इज टू हॉट, अभी तो वेदर बहुत ठंड की चल रही है। द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, मतलब वेदर बहुत ठंडा है बाहर जाने के लिए, मतलब जरूरत से ज्यादा ठंड है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। इसका क्या होगा? द वेदर इज सो कोल्ड, द वेदर इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउटसाइड। कौन नहीं जा सकता? कोई भी, आप, हम, कोई भी। जब पता ना हो तो वन डालेंगे, है ना। दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। एक्यूरेट मतलब होता है सही और सटीक। जैसे द क्वेश्चन इज एक्यूरेट, क्वेश्चन क्या था? नाउन था। क्वेश्चन के बारे में बताया कि कैसा है क्वेश्चन, तो एक्यूरेट है। तो क्वेश्चन के बारे में बताया, दैट मीन्स नाउन के बारे में बताया, तो ये एक एडजेक्टिव है, हमें बनाना है इसका नाउन। मतलब आप में क्या होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए? एक चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी होनी चाहिए सर। जो आप आंसर देते हो उसमें एक चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उस चीज का नाम बताइए। एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगा? नाउन, क्योंकि एक नाम हो गया, ये एक चीज का नाम हो गया जो सटीकता को बताता है ना। 27 नंबर क्वेश्चन में ऑड वन। ऑड वन का मतलब होता है जो अलग हो, जो अलग हो। अब मैंने बोला राम, श्याम, मोहन, सोनिया, इसमें सबसे अलग कौन है? सोनिया। राम, श्याम, मोहन लड़का है, सोनिया लड़की है। उसी तरीके से यहाँ पर दे प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, और नो प्रोनाउन नहीं है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग है। ये था हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6। अभी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा इस यूनिट नंबर 5 से। वीडियो लेक्चर नंबर 7 में मैं और भी क्वेश्चंस यूनिट नंबर 5 से, वोकैबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन से और भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी कम से कम 30 क्वेश्चंस अभी और आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं अगला वीडियो लेक्चर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लेकर आऊंगा, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, आप लोग के लिए बहुत ही फायदे होगा, बेनिफिट होगा। मैंने आपको बोला था कि यूनिट 3 और यूनिट 4 का जो तैयारी है मैं नोट्स के द्वारा आपका करवाऊंगा, बट मैं नोट्स भी दूंगा और साथ में 2 वीडियो भी आपको दूंगा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, जो कि मैंने पहले कहा था कि नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसका भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन का, और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।